नमस्कार दोस्तों, तो मैं दीपक रावत आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल द ग्लोबल एकेडमी बाय दीपक रावत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है, आशा है सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था, हिस्ट्री में चल रहा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। तो ये मिडिल हिस्ट्री हम इसमें सॉल्व कर रहे थे। पिछली 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे दिल्ली सल्तनत को लेके। अब हमारी जो थर्ड क्लास होगी इसमें आपको चलने वाला मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य जो हमारा स्टार्ट होता है ये पानीपत की पहली लड़ाई के साथ शुरू होता है। अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य की स्थापना कब होती है, 1526 में होती है। और 1526 में क्या होता है, पानीपत की पहली लड़ाई होती है जो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। और किसके बीच हुई थी, ये होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है। इब्राहिम लोदी कौन होता है? लोदी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोदी। और बाबर क्या होता है? मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है बाबर 1526 में। इसके बाद तो मुगल साम्राज्य की शुरुआत कहां से होती है? 1526 से होती है। इसमें 6 शासक होते हैं। पहला बाबर होता है, दूसरा हुमायूं आता है, तीसरा इसमें अकबर होता है, फोर्थ पे जहांगीर होता है, फिफ्थ पे शाहजहां होता है, और लास्ट में हमारा इसमें औरंगजेब होता है। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, वैसे जहां जहां थ्योरी की जरूरत होगी जिस क्वेश्चन को देख के हम उसका भी आपको डिस्कस करते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि शाहजहां ने किसको उपाधि दी थी, किसकी? सुल्तान बुलंद इकबाल की। तो सुल्तान बुलंद इकबाल की जो उपाधि दी गई थी वो दारा दारा सिकोह को दी गई थी। दारा सिकोह किसकी उपाधि दी गई थी? इसे दी गई थी सुल्तान बुलंद इकबाल की। शाहजहां इसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखता था, दारा सिकोह को। किसके रूप में देखता था? उत्तराधिकारी के रूप में। तो इसका ये ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था? 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा था जो मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था। ऑप्शन है रावचंदा, मालदेव, राव जोधा या फिर राणा कुंभा। तो इसमें कौन था? राणा कुंभा। राणा कुंभा मारवाड़ से नहीं था, ये कहां का शासक था? मेवाड़। कहां का था ये? मेवाड़ का था। तो राणा कुंभा का संबंध कहां से नहीं था? मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से नहीं था, ये कहां से था? मेवाड़ से था राणा कुंभा। 1494 ईस्वी में 1494 ईस्वी में किसको फरगना का शासक बनाया गया था? उस समय उसकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 12 वर्ष थी। ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर बाबर। तो किसको बनाया गया था? बाबर को। बाबर कहां का शासक था? बाबर था फरगना का शासक था। बाबर के जन्म की अगर बात करते हैं, बाबर का जन्म कब होता है? बाबर का जन्म होता है 1483 ईस्वी में। शासक कहां का होता है? अभी बताए, फरगना का शासक होता है। इसको उपाधि मिली होती है, इसके पास उपाधि होती है। कौन कौन सी उपाधि होती है बाबर के पास? एक तो होती है बादशाह की, बादशाह की उपाधि होती है इसके पास। एक कलंदर की उपाधि होती है इसके पास, ठीक है ना, बादशाह की, कलंदर की, और एक गाजी की उपाधि, ठीक है ना। ये बाबर की उपाधि है। कौन कौन सी? बादशाह, कलंदर, गाजी। बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे। अगर हम बाबर की बात करते हैं, बाबर ने कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध इंपोर्टेंट है। कौन कौन सा? पहला था पानीपत की पहली लड़ाई। पहला कौन सा था? पानीपत की पहली लड़ाई। जो कब हुई थी? ये आपकी 1526 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। अगर दूसरी लड़ाई की बात करते हैं, दूसरी इसकी लड़ाई होती है खानवा की लड़ाई। सेकंड कौन सी लड़ाई होती है इसकी? खानवा की लड़ाई। बाबर सभी लड़ाई में विजयी होता है, ध्यान रखना इस बात का। बाबर सभी लड़ाई में क्या रहेगा? विजय रहेगा, जीतेगा। बाकी इसके साथ जो भी होगा उसकी हार होती है।
तो सेकंड लड़ाई होती है खानवा की लड़ाई, जो कब होती है 1527 में ईस्वी में होती है। किसके बीच होती है? बाबर और राणा सांगा। किस किस के बीच होती है? बाबर और राणा सांगा के बीच होती है। ये इसकी सेकंड लड़ाई होती है खानवा की। अगर थर्ड की बात करते हैं, थर्ड होती है इसकी चंदेरी की लड़ाई। तीसरी लड़ाई कौन सी होती है? चंदेरी की, जो कब होती है? 1528 में होती है। ये किसके बीच होती है? ये होती है बाबर और मेदिनी राय के बीच में होती है। ठीक है ना। इसकी तीसरी लड़ाई होती है चंदेरी की, और इसकी फोर्थ होती है घाघरा की लड़ाई। घाघरा की लड़ाई जो कब होती है? 1529 में होती है। बाबर और अफगानों के बीच होती है। बाबर और अफगानों के बीच। और इन चारों लड़ाई में किसकी विजय होती है? बाबर की होती है। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? बाबर की। दूसरा, बाबर की एक आत्मकथा है जिसका नाम है बाबरनामा, जो खुद बाबर के द्वारा लिखी गई थी। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबरनामा है, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? बाबर के नामा। किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी में। ठीक है ना। और उपाधि मैंने इसको बताई दी है। दूसरा पूछा जाता है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बाबर है। बाबर का उत्तराधिकारी कौन होता है? हुमायूं होता है। बाबर का उत्तराधिकारी कौन होता है? हुमायूं होता है। और बाबर कब से कब तक रहता है भारत में? 1526 से 1530। ठीक है। बाबर को कहां पर दफनाया जाता है? बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। बाबर की अगर जो मृत्यु होती है वो कहां पे होती है? आगरा में होती है। और इसे कहां पर दफनाया जाता है? बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। बाद में इसको कहां पर दफनाया जाता है? बाद में इसको काबुल में दफनाया जाता है, क्योंकि बाबर की खुद की इच्छा थी अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मुझे कहां दफनाया जाए? काबुल में जाके दफनाया जाए। तो बाबर को पहले कहां पर दफनाया जाता है? आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है, और बाद में इसको कहां लेके जाया जाता है? काबुल में। ठीक है। तो ये बाबर के बारे में था। चलते हैं इससे आगे। गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो गोवा की जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ी थी 1510 में। गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी 1510 ईस्वी में। इससे आगे चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच 26 जून ब्लैंको के बीच लड़ा गया था। कि जो चौसा का युद्ध था वो कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था। कब हुआ था? चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। जो किसके बीच होता है? ये होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। जिसमें किसकी विजय होती है? इसमें शेरशाह सूरी की विजय होती है। किसकी विजय होती है? शेरशाह सूरी की इसमें विजय होती है। इसमें हुमायूं हार जाता है। अगर थोड़ा और डिस्कस करते हैं, एक युद्ध और होता है यहां पर, कन्नौज का युद्ध। कन्नौज, या इसका दूसरा नाम होता है बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये भी इन दोनों के बीच ही होता है। किस किस के बीच होता है? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इसमें भी शेरशाह सूरी की विजय होती है। हुमायूं इस युद्ध में भी हार जाता है। और इस युद्ध में हुमायूं हार जाने के बाद, कौन से युद्ध में? कन्नौज वाले में हार जाने के बाद ये सिंध चला जाता है। कहां चला जाता है? सिंध चला जाता है। और ये 15 वर्ष तक वहीं रहता है। तो ये 1555 ईस्वी में हुमायूं जो होता है, 1555 ईस्वी में ये वापस आता है। और जब ये वापस आता है तो पंजाब के सूरी शासक, पंजाब में सूरी शासक था सिकंदर, सिकंदर को हराकर वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है ना। ये 1555 ईस्वी में वापस आता है। तो उस टाइम पंजाब में किसका शासक होता है? सूरी शासक होता है सिकंदर। ये उसको हरा देता है और वापस अपना कहां पे? दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है।
और 1 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है? इसने एक नगर को बसाया था, दीनपना नगर को। इसने एक नगर बसाया था, दीनपना नगर को बसाया था। उसमें पुस्तकालय होता है, उसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1 जनवरी 1556 को। हुमायूं की आत्मकथा है हुमायूंनामा। कौन सी है? हुमायूंनामा, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूंनामा को। तो इसके दो युद्ध है, दोनों इंपॉर्टेंट है, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, जो कब हुआ था? ये युद्ध होता है 1540 ईस्वी में। ये कब होता है? 1540 ईस्वी में होता है हमारा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 1539। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। इससे आगे जहांगीर। मुगल सम्राट ने 1605 ईस्वी से भारत पर 1627 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक शासन किया। तो पूछ रहा है कि जो जहांगीर था वो कौन से नंबर का था? मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं कि कौन से नंबर पे था? फर्स्ट पे था, सेकंड पे था, थर्ड पे था, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स। क्योंकि मैंने 6 बताए थे। पहले पे कौन होता है? बाबर होता है। पहले पे कौन होता है? बाबर होता है। सेकंड पे कौन होता है? सेकंड पे हमारा हुमायूं होता है। थर्ड पे हमारा कौन होता है? थर्ड पे हमारा अकबर आता है। और फोर्थ पे हमारा कौन आता है? जहांगीर आता है। क्यों? तो कौन से नंबर का था? ये फोर्थ नंबर का था, जहांगीर। और जहांगीर के बचपन का नाम क्या होता है? जहांगीर के बचपन का नाम होता है सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम क्या होता है? सलीम होता है बचपन का नाम, ठीक है ना। जहांगीर के बचपन का नाम क्या होता है? सलीम होता है। ये कब से कब तक शासन करता है? ये 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन करता है। चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो चार मीनार का निर्माण, ऑप्शन है हुमायूं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अशोक या नरसिम्हा। तो चार मीनार का जो निर्माण है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। किस द्वारा करवाया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। जो चार मीनार है ये कहां पर है? ये हैदराबाद में है। कहां पर है? ये हैदराबाद में है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। जात और सवार। जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? कि ये किस प्रणाली के अंदर आते हैं? ऑप्शन आपके सामने, इक्तदारी प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली, जमींदारी प्रणाली या फिर जोतदारी प्रणाली। तो जात और सवार जो आते हैं आपके मनसबदारी प्रणाली के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? मनसबदारी प्रणाली के अंदर आते हैं। जिसकी शुरुआत कौन करता है? अकबर करता है। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत कौन करता है? इसको अकबर चलाता है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के उत्तराधिकारी, खालिस्तान ब्लैंक दे रखा है, का जन्म हुमायूं के निर्वाचन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन है? हुमायूं के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? हुमायूं के बाद आता है अकबर। कौन आता है? अकबर आता है। तो इसमें आंसर क्या बनेगा? डी। हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन होता है? अकबर होता है। जो गद्दी पर कब बैठता है? 13 वर्ष की आयु में बैठता है, ठीक है ना। कब बैठता है? 13 वर्ष की आयु में। और इसका जन्म कब होता है? इसका जन्म होता है 1542 ईस्वी में। अकबर का जन्म कब होता है? 1542 ईस्वी में होता है इसका। कहां पर होता है? अमरकोट में होता है। हमीना बेगम के गर्भ से होता है। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया। मैंने जब हुमायूं को बताया था कि हुमायूं वापस आता है 1555 ईस्वी में, और जब 1555 ईस्वी में वापस आता है तो यह किस सूरी राजा को हराता है? तो उस सूरी राजा का नाम क्या होता है? सिकंदर सूरी होता है। क्या नाम था उसका? सिकंदर सूरी। ये कहां का शासक था उस टाइम? पंजाब का था। कहां का था? पंजाब का शासक था। अगला क्वेश्चन है, सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक ब्लैंक के दरबार का दौरा किया था। कहने का अर्थ है सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था? कि कौन सा शासक था? ऑप्शन जहांगीर, अकबर, शाहजहां या हुमायूं। तो सर थॉमस रो किसके उसमें आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। किसके में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। सर थॉमस रो कहां से आया था? इंग्लैंड का राजदूत था ये। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है वो किसके बीच होता है? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है। किसके बीच होता है?
अकबर के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच होता है? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई लड़ी थी वो 1576 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1576 में। और किस किस के बीच लड़ी थी? ये पिछले क्वेश्चन में था, अकबर और महाराणा प्रताप। किसके बीच में थी? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं वो बताना। वे पितृ से तैमूर के वंशज थे, बिल्कुल ये सही है कि जो मुगल थे वो तैमूर के वंशज थे। अकबर मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफर सियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते थे। ये गलत है, ठीक है ना। कौन सा कथन सही नहीं है? ये वाला गलत है। बाबर का संबंध अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान से था, बिल्कुल। जो बाबर की माँ थी वो किस परिवार से थी? चंगेज खान के परिवार से थी। उज्बेक के लोगों द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगना से निकाल दिया गया था। बाकी ये तीन आपके सही हैं। जो गलत कथन है वो कौन सा है? मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अपर सियाब के वंशज के रूप में वर्णित नहीं करते थे, फिर वर्णित करते थे। मुगल सम्राट ब्लैंक ने आलमगीर की उपाधि धारण की। तो कौन सा मुगल सम्राट था जिसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो वो था आपका औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण कर रखी थी। किसने करी थी? औरंगजेब ने। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा क्या थी? जो अकबर का जब समय था तो उसमें बताना, जो मुगल साम्राज्य था उत्तर पश्चिम में कहां तक फैला हुआ था? तो उत्तर पश्चिम में ये फैला हुआ था हिंदू कुश तक। कहां तक फैला हुआ था? ये हिंदू कुश तक ये आपका फैला हुआ था अकबर के समय में। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? कि किसने राजधानी को आगरा से दिल्ली लेके गया था? तो वो लेके गया था हमारा शाहजहां। कौन लेके गया था? शाहजहां। आगरा से दिल्ली राजधानी किसने चेंज करी थी? शाहजहां ने। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक ब्लैंक है। कि महाभारत को फारसी अनुवाद में किस नाम से जाना जाता है? तो ये होता है रजमनामा। किस नाम से? रजमनामा। रजमनामा का अर्थ क्या है? रजम का अर्थ होता है युद्ध। रजम का अर्थ क्या होता है? युद्ध। और नामा का अर्थ क्या होता है? कहानी। नामा का अर्थ क्या होता है? कहानी। तो रजमनामा का अर्थ क्या हो गया? युद्ध की कहानी। क्या अर्थ हो गया? युद्ध की कहानी। तो ध्यान रखना, महाभारत को क्या कहते हैं? रजमनामा बोला जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो ये चार राज्य दे रखे हैं। ऐसा कौन सा साम्राज्य है जो अकबर के राज्य में शामिल नहीं था? तो वो था हमारा बीजापुर। कौन था? बीजापुर। तो बीजापुर अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था। इसके बाद जब औरंगजेब आता है तो वह इसको साम्राज्य में मिला लेता है। किसे? बीजापुर को। तो बीजापुर अकबर के समय में अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था। ध्यान रखना है आपको। भारत पर आक्रमण करने वाला ईरान शासक जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो ईरानी शासक कौन था जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो वो था हमारा नादिर शाह। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ध्यान रखना, भारत पर आक्रमण करने वाला ईरान शासक जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है वो कौन है? नादिर शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किसके शासनकाल में वकील पद को समाप्त कर दिया गया था? किसके शासनकाल में वकील पद को समाप्त कर दिया गया था? तो वकील पद को समाप्त किया गया था शाहजहां के में। किसके में? शाहजहां के में। तो किसके शासनकाल में वकील पद को समाप्त कर दिया गया था? तो वकील पद को समाप्त किया गया था शाहजहां के काल में। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? जजिया एक कर होता है। जजिया क्या था? एक कर था। जजिया कर की शुरुआत करी थी मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर की अगर शुरुआत की बात करते हैं, जजिया कर की शुरुआत करी थी मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन उसने 5 को छोड़ के रखा था कि इनसे कर नहीं लिया जाएगा। एक तो बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, ठीक है ना, एक ब्राह्मण जाति, औरत, ठीक है ना। ब्राह्मण जाति, औरत, बच्चा, बूढ़ा और विकलांग, उनसे कर नहीं लिया जाता था। लेकिन आगे चल के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है, फरोसा तुगलक होता है।
फिरोज तुगलक तुगलक वंश में होता है, जो ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेता है। इससे जब और आगे चलते हैं तो अकबर के बारे में पढ़ते हैं। तो अकबर क्या करता है, जजिया कर को समाप्त कर देता है। जो अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया तो उसकी के बाद पूछा है कि जजिया कर को पुनः किसने लगाया था, तो इसको लगाया था औरंगजेब ने। किसने लगाया था? औरंगजेब। तो जजिया कर को पुनः किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो फैजी जो है अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, नौरत्न रहते थे। तो उन्हीं में से एक फैजी था, ठीक है ना, नौरत्न रहते थे, उन्हीं में से एक फैजी था। और जो किसका भाई था? अबुल फजल का बड़ा भाई था। फैजी कौन था? अबुल फजल का बड़ा भाई था। दीन ए इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो दीन ए इलाही धर्म को किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने। किसने चलाया था? अकबर ने। और इसे सबसे पहले स्वीकार किसने किया था? बीरबल ने। स्वीकार किसने किया था? बीरबल ने सबसे पहले स्वीकार करने वाला। ठीक है ना। तो दीन इलाही धर्म को अकबर शुरू करता है, सबसे पहले इसको एक्सेप्ट कौन करता है? बीरबल करता है। निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? तो टोडरमल प्रणाली किसे कहा जाता है? जब्ती प्रणाली को। किसे कहा जाता है? जब्ती प्रणाली को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है। ठीक है ना। टोडरमल प्रणाली किसे कहा जाता है? जब्ती प्रणाली को कहा जाता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए। यदि आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छी समझ में आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।